इंडी गठबंधन लगातार लोकसभा चुनावों में एक साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, बिखरा बिखरा नजर आया। और इसी वजह से बीजेपी ने न सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली के भी चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर के गठबंधन में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। तो इसको लेकर के संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले संजय राउत ने अरविंद केजरीवाल का दुख बयां किया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल साफ तौर से उन्होंने आप बीती बताई कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं किया या फिर अरविंद केजरीवाल क्यों कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के मामले में पीछे हट गए। दरअसल यहां पर अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी यहां पर मोदी को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि वो केजरीवाल को हराना चाहते थे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने यह समझा कि कांग्रेस से गठबंधन ना करके चुनाव लड़ना ही बेहतरी होगा। दरअसल आपको बता दें कुछ दिन पहले जब दिल्ली के चुनाव खत्म हुए और अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, तो वहीं बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। तो इसके बाद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे एक साथ आते हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद ही यहां पर अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें संजय राउत को बताई, जिसके बाद संजय राउत ने मीडिया के सामने ये कहा कि हम आदित्य ठाकरे के साथ केजरीवाल से मिलने गए थे और हमारी बातचीत के दौरान उनकी उदासी साफ झलक रही थी। कांग्रेस मुझे हराना चाहती थी, ये केजरीवाल जी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का दुख था कि कांग्रेस दिल्ली में उन्हें हराना चाहती थी, नरेंद्र मोदी को नहीं हराना चाहती थी। वो आगे बोले कि केजरीवाल का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते थे। जब ये बात चली तब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई या बढ़ने नहीं दी गई। अब इंडी अलायंस और भी ज्यादा एकजुटता के साथ मजबूत होगी क्योंकि हमने सबक सीख लिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत के ये जो कॉलम है उसमें पूरी तरीके से कहानी स्पष्ट रूप से लिखी गई है। आज के द इकोनॉमिकल टाइम्स में भी इसे विस्तार से प्रकाशित किया गया है और ये अरविंद केजरीवाल और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बीच जो बातचीत हुई है उसका अंश संजय राउत ने अपनी कॉलम में डिटेल में बताया है। दरअसल यहाँ पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बताया कि वे कांग्रेस से गठबंधन के पक्ष में थे। जिस समय वे जेल में थे तब हरियाणा चुनाव हो रहे थे, उस समय राघव चड्ढा उनसे मिलने आए। तब केजरीवाल ने राघव चड्ढा से कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए और आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या के बारे में तय कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को उन्हें 14 सीटों के नाम दिए जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी से बातचीत के बाद यह संख्या कम हो गई। राहुल गांधी ने राघव चड्ढा से कहा कि कांग्रेस 6 सीटें ही दे सकती है। तब केजरीवाल ने राघव चड्ढा से कहा कि कोई बात नहीं, हम इतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने राघव चड्ढा से कहा कि वे केसी वेणुगोपाल से बात करें। केसी वेणुगोपाल ने राघव चड्ढा से कहा कि कांग्रेस केवल 4 सीटें ही दे पाएगी। वेणुगोपाल ने राघव चड्ढा से कहा कि वे दीपक बावरिया से बात करें जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे। इस पर राघव चड्ढा केजरीवाल से मिलने जेल में जाते हैं। तब केजरीवाल ने कहा कि 4 सीटें भी उन्हें मंजूर है, लेकिन जब राघव चड्ढा दीपक बावरिया से मिले तो उन्होंने कहा कि 4 नहीं, केवल 2 सीट ही दे सकेंगे। संजय राउत के मुताबिक केजरीवाल राघव चड्ढा से ये कहते हैं कि 2 सीट पर ही हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन जब 2 सीटों पर बातचीत के लिए राघव चड्ढा भूपेंद्र हुड्डा से मिलते हैं तो वो ये जो 2 सीट है वो बीजेपी के गढ़ में देने का प्रस्ताव रखते हैं। जाहिर तौर पर ये जो सीटें हैं बीजेपी के गढ़ में देंगी तो आम आदमी पार्टी चुनाव वैसे भी हार जाएगी। जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये हरियाणा में हुआ और दिल्ली में भी यही सेम सिचुएशन हुई। केजरीवाल के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी को नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराना चाहती थी। वो केजरीवाल से लड़ रहे थे जो केजरीवाल मोदी से लड़ना चाहते थे। तो साफ तौर से अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर यही कहना है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को फेवर कर रही थी, ना कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फेवर कर रही थी। अगर हम अरविंद केजरीवाल का सेक्शन सुने तो उनका कहना है कि कांग्रेस भले ही उन्हें 6 सीट देती, 4 सीट देती, 2 सीट भी देती तो भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो कांग्रेस का खेल था वो कुछ और ही था। ये बात जो है वो संजय राउत की ओर से कही गई है। आप भी सुनिए कि
आखिर मुलाकात के बाद संजय राउत ने क्या कुछ कहा था। यहाँ पर दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के जो मतदाता सूची में धांधली की बात कही गई थी, उस बात का भी जिक्र संजय राउत ने किया है। सुनिए। निवडणूक आहे हो, ही क्या भाजपनं पोचलेले गुंडांची टोळी आहे का? शरद पवार सुद्धा या सगळ्यामध्ये सोबत असणार? नक्कीच. माननीय पवार साहेब हे सुद्धा त्यांच्या पद्धतीनं या निवडणूक प्रक्रियेतली लढाई लढतायत. मग ईव्हीएम असेल, त्यांनी ईव्हीएम वरती आक्षेप घेतलेलाच आहे यावेळेला, आणि ते आमच्या बरोबर आहे. आम्ही सगळे एकत्र आहोत. नंतर ते म्हणाले की तशा प्रकारे टेम्परिंग होत नाही, छेडछाड होत नाही. नाही बघा, असं आहे की शेवटी त्यांच्या पक्षाची एक भूमिका आहे. सुप्रिया सुळे यांनी ती भूमिका मांडलेली आहे, आणि जेव्हा सामुदायिक निर्णय इंडिया आघाडी म्हणून घेतला जाईल तेव्हा ते आमच्याबरोबर आहे. तुम्ही म्हणतात की नाते संबंध जपले जातील. अरविंद केजरीवालांना आदित्य ठाकरे भेटायला गेले, पण अशी चर्चा होती की शरद पवारांना सुद्धा भेटायला नाही, पवार साहेबांना आम्ही मुंबईत जाऊन नेहमीच भेटतो. नाराजी दूर झाली? अजिबात नाराज नाही. पवार साहेबांविषयी नाराजी असण्याचं कारण काय आहे? आम्ही एका विशिष्ट घटनेपुरतं आमची भूमिका मांडली. आम्ही नाराजी नाही व्यक्त केली, आम्ही टीका नाही केली. आम्ही आमची भूमिका मांडली की पवार साहेबांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यानं एका महाराष्ट्र त्याला गद्दार म्हणून संबोधतोय, ज्याने सरकार पाडलं बेईमानी करून, अमित शहांशी हातमिळवणी करून, त्यांचा सत्कार पवार साहेबांच्या हातून करणं हा पवार साहेबांचा अपमान आहे. त्यांना महादजी शिंदे यांच्या नावानं पुरस्कार देणं हा शूर योद्धा जो दिल्लीपुढे कधी झुकला नाही, त्या महादजी शिंदेचा अपमान, ही आमची भूमिका आहे. कोणाला तुम्ही, आणि हा पुरस्कार सरकारी पुरस्कार किंवा पुण्यातल्या एका खाजगी संस्थेने दिलेला पुरस्कार आहे. पुण्यामधली एक खाजगी संस्था आहे, त्या संस्थेने दिलेला पुरस्कार. आम्हाला असं प्रश्न केले लोकांनी की तुम्ही पवारांवर टीका करताय. कोण हे प्रश्न करतायत? शिंदेचे लोक प्रवक्ते बोलतायत की तुम्ही शरद पवारांवर नाराज होताय, शरद पवारांवर टीका करताय. पवार प्रगल्भ नेते आहेत ना. शिंदेचे लोक म्हणतात की तुम्ही टीका करतायत. नाही, माझे आणि पवार साहेबांचे संबंध त्यांना माहीत नाहीत. वडिलांवरती आणि आम्ही त्यांचं जे नातं आहे ते आमचे पिता समान आहे. पण एक भूमिका माझ्या पक्षाची मी मांडली. आता हा जो तुमचा प्रश्न आहे त्यातले काही बघितले आम्ही, तोंडाची डबडी वाजवताना शिंदे गटाचे लोक ते तोंडाची डबडी वाजवत होती की मी पवार साहेबांवर टीका केली. मी टीका केली नाही, मी माझ्या पक्षाची भूमिका मांडली. त्यांना कळत नसेल तर त्यांनी राजकारणाचे धडे घ्यावे. दुसरं असं आहे, यांना आता माननीय पवार साहेबांचा जो पुळका आलेला आहे तो किती खोटा आहे, किती खोटा आहे. अमित शहा महाराष्ट्रामध्ये येतात आणि शरद पवारांवरती अद्वा बोलतात. पवार साहेबांनी, शरद पवारांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं, पवार साहेबांनी सहकार क्षेत्राचा बट्टाबोळ केला, पवार साहेबांनी हे केलं, पवार साहेबांनी लूट केली, पवार साहेबांनी भ्रष्टाचार केला. तेव्हा यांच्या तोंडाची डबडी का बंद झाली? तेव्हा पवार साहेबांचा अपमान नाही झाला. हे जे काय तोंडाची डबडी वाजवत होते सगळे, कोणतरी ते दादा भुसे, गुलाब पाटील, संजय शिरसाट, उदय सामंत, नरेंद्र मोदी, पवार साहेबांना भटकती आत्मा म्हणतो, बरंच काय काय म्हणून जातो. तेव्हा यांच्या तोंडाची डबडी, तोंडाला काय भूच बसला होता का? तेव्हा त्यांची अस्मिता वगैरे काय पवार साहेबांचं प्रेम जागा नाही झालं? भटकती आत्मा पवार साहेबांना म्हणतात. अमित शहा म्हणतात महाराष्ट्रात येऊन शरद पवारांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं, सहकार चळवळ बुडवली, अजून काय केलं, किती घाणेरड्या शब्दात टीका केली. तेव्हा हे सगळे बिळात का लपले होते शेपट्या घालून? गांडूगिरी का तेव्हा करत होते? हे मी माझ्या पक्षाची भूमिका मांडली, आम्हाला मान्य नाही. एका गद्दाराला, ज्याने शरद पवारांचाही पक्ष फोडला, एकनाथ शिंदेंनी जर शिवसेना फोडली नसती तर अजित पवार फुटले नसते आणि सरकार फोडलं नसतं, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे मी जी भूमिका मांडली ही शरद पवार साहेबांची सुद्धा भूमिका असायला पाहिजे. एकनाथ शिंदे हा अजित माणूस अमित शहा बरोबर हात मिळवणी करून त्याने हे पक्ष फोडलेत. अमित शहानी पक्ष फोडले आहे. ते अजित पवार असतील, एकनाथ शिंदे असतील, आणि तुम्ही त्यांची भलावण करताय. मी बोललो, माझ्यात हिंमत आहे. तुम्ही अमित शहाविषयी का बोलताय का? त्यांनी पवारांवर टीका केली. नरेंद्र मोदी भटकती आत्मा म्हणतो पवार साहेबांना, तेव्हा तुमचा आत्मा जागा झाला नाही. हे ढोंगी भंपक लोक आहेत, घाणेरडे डर्टी पॉलिटिक्स करतात महाराष्ट्रामध्ये. दुतोंडी हे दुतोंडी गांडूळ आहेत.
आणि एकनाथ शिंदे तुमची पोटदुखी, तुम्हाला पोटदुखी मला अजिबात पोटदुखी नाही. त्यांना नोबेल पुरस्कार द्यावा, भारतरत्न द्यावा मोदींनी. एकनाथ शिंदेना भारतरत्न द्यावा, परमवीर चक्र द्यावं. माझा आक्षेप एवढाच आहे की महादजी शिंदे हा एक शूर योद्धा, ज्याने दिल्लीचे पाय कधी चाटले नाहीत, दिल्ली पुढे झुकला नाही. त्याच्या नावाचा पुरस्कार तुम्ही कोणीतरी खाजगी संस्था देते आणि त्याचा एवढा गौरव, हा मुळात स्वाभिमान आणि शौर्याचा अपमान आहे. एकनाथ शिंदेना पुरस्कार देणं, शरद पवारांनी तिथे जाणं, हे सुद्धा महाराष्ट्राला रुचलेलं नाही, त्यांच्या पक्षातल्या लोकांना सुद्धा रुचलेलं नाही. शरद पवार मोठे नेते आहेत, त्यांना लोक घेऊन जातात, त्यांच्या हातून पुरस्कार दिला की त्या पुरस्काराला मान मिळतो. नाही तर काय, कोणता पुरस्कार तुम्ही कोणाला देताय मला सांगा ना. त्यांना द्यावा ना, मोदी शहाने त्यांना भारतरत्न द्यावा एकनाथ शिंदे. आम्ही काय म्हणणार, महाराष्ट्र भूषण द्यावा देवेंद्र फडणवीसांनी, माझं काही म्हणणं नाहीये. प्रश्न महादजी शिंदे हा शूर मराठी सरदार योद्धा, ज्याने दिल्लीचं तख्त सुद्धा बरं का आपल्या तलवारीच्या जोरावरती, स्वाभिमानाच्या जोरावरती आपल्या हातात ठेवलं होतं. ते आता तुम्ही कोणाला देताय पुरस्कार? दिल्ली पुढे झुकलेल्यांना, वाकलेल्यांना, महाराष्ट्राची गद्दारी करणाऱ्यांना. हा आमचा मुद्दा है, बाकी काय है? साथ ही संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जो सबक हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में मिली है, उस सबक को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया अलायंस एक साथ चुनाव लड़ेगी. लेकिन फिलहाल अगर स्थिति हम देखें तो इंडिया अलायंस विधानसभा चुनावों में एक साथ गठबंधन करके लड़े, ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता. क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में करारी शिकस्त का सामना इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियों को करना पड़ा है और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो इसके बाद अगला जो नंबर है वो पश्चिम बंगाल का है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऑलरेडी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन के सवाल को लेकर के ममता बनर्जी साफ तौर से इनकार कर चुकी है. ममता बनर्जी का ये कहना है कि उन्हें गठबंधन की जरूरत नहीं है, बल्कि टीएमसी अकेले ही बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में काफी है. देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि क्या कभी इंडिया अलायंस एक साथ आती है और एक साथ आकर के विधानसभा चुनाव स्टेट वाइज लड़ती भी है या नहीं. फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. धन्यवाद.